हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टल लैटिस एंड ट्रांसलेशनल वेक्टर। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास हम लोग लैटिस को समझते हैं कि लैटिस हमारे पास क्या होता है। देखिए लैटिस हमारे पास एक इमेजनरी पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ इस तरह से कुछ, जैसे मान लीजिए मैंने कुछ इस तरह से पॉइंट्स बना दिए, तो ये मेरे पास है सारे के सारे पॉइंट्स। ठीक है, तो ये अगर पॉइंट्स मैंने बना दिए, ये मेरे पास, इसको हम लोग स्पेस लैटिस भी बोलते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं कि ऐसे इमेजरी पॉइंट्स हैं जिनकी सराउंडिंग आइडेंटिकल्स हैं। मतलब कि अगर मैं इस एटम से इसको देखूं, तो मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर के ऊपर बैठा है, तो इस एटम से और इसी एटम से इसको देखूं और इसी एटम से इसको ऑब्जर्व करूं, तो ये भी 1 सेंटीमीटर के ऊपर ही बैठा है। तो मतलब इसके लिए आइडेंटिकल सराउंडिंग्स हैं। अगर यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड है तो यहाँ भी कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट ही बॉन्ड है। तो मतलब कि हम लोग लैटिस हमारे पास क्या होता है, एक इमेजनरी सेट्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, जिसमें हमारे पास जिनकी हमारे पास सराउंडिंग्स की अगर हम बात करें, सराउंडिंग्स हमारे पास आइडेंटिकल्स होते हैं, तो इसको बोलते हैं हमारे पास लैटिस। ठीक है, उसी तरह से देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारे पास एक और आता है, इसको बोलते हैं बेसिस। क्या होता है बेसिस भी समझ लीजिए। बेसिस हमारे पास क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, और ये जब ग्रुप ऑफ एटम्स लैटिस के ऊपर आके बैठेंगे, लैटिस की पोजीशन को ऑक्यूपाई करेंगे, तो वो हमारे पास बन जाता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको टॉपिक करा रही हूँ लैटिस एंड बेसिस। ठीक है, अभी उसके बाद मैं आपको कराऊंगी ट्रांसलेशनल वेक्टर, लैटिस एंड बेसिस। तो लैटिस समझा दिए, बेसिस देखो, इसको सबसे सिंपल सा एग्जांपल है समझने का। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने कोई घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसका एक मैप जो है वो तैयार करवाना पड़ेगा। तो जो आप जो एक उसका मैप जो तैयार करवा रहे हैं, वो हमारे पास है लैटिस। ठीक है, अब वो मैप हमारे पास बन के तैयार हो गया। अब उस मैप को तैयार होने के बाद आप लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर अपना कोई भी आपका जो कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल है, कोई सीमेंट है या फिर कोई ईंट है, उससे आप उन नक्शों की जगह आप क्या करेंगे, उस मटेरियल को उसमें डाल देंगे। तो हमारे पास क्या होगा, जैसे ही वो मटेरियल उस नक्शे के ऊपर हमारे पास लगा, तो हमारे पास हमारा घर बन के तैयार हो गया। तो इसी को बोलते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो उसी तरह से आपने जो नक्शा तैयार किया है, तो जो नक्शा तैयार किया है वो हमारे पास है लैटिस। तो बेसिस हमारे पास इस तरह का हुआ, जो आपने ईंटें ली, मान लो आपने जो ईंटें ली, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि आपने जो कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल लिया उसके ऊपर डाल दिया, तो वो हमारे पास होता है बेसिस। ठीक है, तो लैटिस और बेसिस दोनों मिलके हमारे पास बनाते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे आपको बिल्कुल सेम अच्छी सी डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है। देखिए ये जो आपके पास ग्रुप ऑफ पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ये है हमारे पास है लैटिस। देखिए बेसिस, और बेसिस ने क्या किया, इसकी पोजीशन पे इसकी आके इसको ऑक्यूपाई कर लिया। तो यहाँ पे हमने लैटिस ने ड्रॉ किया, मैंने डायरेक्ट इसको क्या किया, बेसिस ही ड्रॉ कर दिया। क्योंकि देखिए जैसे आपका घर बन के तैयार हो, तो घर बनने के बाद नक्शा, उस नक्शे के ऊपर ही घर बना ना, तो एक्चुअल में आपको क्या दिख रहा है, आपको तो घर दिख रहा है ना। फिर वही बात हुई, बेसिस को हमने क्या किया, लैटिस के ऊपर बिठा दिया। तो यहाँ पे क्या दी, ये सारे के सारा हमारे पास लैटिस और बेसिस दोनों मिलके हमारे पास तैयार हो गया क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो इसको बोलते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो लैटिस हमारे पास क्या होगा, लैटिस इज दैट इमेजनरी पॉइंट्स ऑफ डाटा इन विच ऑल दे हैव द आइडेंटिकल सराउंडिंग्स। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। और बेसिस क्या होते हैं, बेसिस हमारे ग्रुप ऑफ एटम्स या फिर ओनली एटम्स होते हैं, जो हमारे पास उसके ऊपर उसकी अरेंजमेंट को रखते हैं, और दोनों मिलके हमारे पास बनाते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास छोटा सा टॉपिक था। देखिए बेसिस एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये टॉपिक हमारे पास हो गया। अब देखिए दोबारा हम लोग चलते हैं इसी टॉपिक के ऊपर, क्रिस्टल लैटिस एंड ट्रांसलेशनल वेक्टर। देखिए लैटिस मैंने आपको समझा दिया, तो अब ट्रांसलेशनल वेक्टर क्या होता है। देखो बेसिक क्या होता है ट्रांसलेशनल वेक्टर। अब मान लीजिए आपको ये पॉइंट है, देखो अब ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट से आप इसको ऑब्जर्व करें, इसके लिए सराउंडिंग सेम है, और इसी पॉइंट से इसको ऑब्जर्व करें, तो इसके लिए भी इसकी सराउंडिंग सेम है। सराउंडिंग सेम है का मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ, कि अगर मान लीजिए ये जो मैंने बी वेक्टर का नाम दिया, मान लेते हैं ये बी का जो डिस्टेंस है ये 1 सेंटीमीटर है, और ए का भी डिस्टेंस कितना 1 सेंटीमीटर है। मतलब आप इस पॉइंट को चाहे यहाँ से यहाँ ऑब्जर्व करो, वो तब भी 1 सेंटीमीटर पे है। इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ ऑब्जर्व कर लो, वो तब भी 1 सेंटीमीटर पे है। मतलब उसके लिए सराउंडिंग सेम है। लेकिन अगर आपको मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, तो आपको एक वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा, उसको मैंने नाम दिया ए वेक्टर।
उसी तरह से अगर आपको इस पॉइंट से अपर पॉइंट तक जाना है तो आपको एक वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा, उसको बोलेंगे बी। तो बेसिकली ए और बी जो है हमारे पास क्या है, ट्रांसलेशनल वेक्टर। मतलब कि अगर आपको किसी लैटिस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है और उस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाओगे तो उसकी सराउंडिंग्स चेंज नहीं होंगी, सराउंडिंग्स उसकी सेम रहेंगी। तो उसको ड्रॉ करने के लिए जो वेक्टर आप ड्रॉ करेंगे उसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल वेक्टर। ये देखिए बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल शो कर रखा है। मान लो कि हम लोगों ने ओ पॉइंट से जो है, मैंने यहाँ तक किसी पी पॉइंट का नाम दिया, ये मैंने आर वेक्टर का नाम दे दिया, ठीक है। अब आप लोगों ने, मैंने क्या किया और हम लोगों ने यहाँ से क्या किया, एक पॉइंट और मैंने ड्रॉ कर दिया ओ से लेके क्यू तक, और इसको मैं नाम दे दिया आर डैश का। और यहाँ से पी से लेकर क्यू तक मैंने एक वेक्टर लिख दिया ट्रांसलेशनल वेक्टर टी। तो अभी मैंने कहा कि अगर मैंने इसको ट्रांसलेशनल वेक्टर बोला है, इसका मतलब कि ट्रांसलेशनल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है कि जब आप उसको ड्रॉ करते हैं तो दोनों पॉइंट्स के सराउंडिंग में जो सराउंडिंग जो होगी वो आइडेंटिकल होगी। इसका मतलब पी और क्यू पॉइंट्स ऐसे पॉइंट होंगे जिनकी सराउंडिंग्स आइडेंटिकल्स होंगी, क्योंकि इसको मैंने ट्रांसलेशनल वेक्टर से जोड़ा है। वो ट्रांसलेशनल वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसमें सराउंडिंग्स आइडेंटिकल्स होती हैं। तो P और Q की अगर आप सराउंडिंग्स को चेक करेंगे तो बोथ हैव आइडेंटिकल सराउंडिंग्स, ठीक है। तो ये इसी को बोलते हैं ट्रांसलेशनल वेक्टर। तो ट्रांसलेशनल वेक्टर्स को हम लोग सिंपल इस फॉर्म में भी ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने लिख दिया कि देखिए n1 ए वेक्टर, n2 बी वेक्टर, n3 सी वेक्टर। देखिए अभी हम 2 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं, तो 2 डायमेंशनल में यहाँ पे हमने सिर्फ क्या किया है, 2 ही वेक्टर दिखाए हैं, ए और बी। जब 3 की बात करेंगे तो ए बी और सी। अगर आपने भी सी नहीं दिखाया तो आप यहाँ पे सी को चाहे मत लिखिए, आप लोग डायरेक्ट लिख दीजिएगा कि ट्री वेक्टर इज इक्वल टू n1 इंटू में ए वेक्टर प्लस n2 इंटू में बी वेक्टर, ठीक है। तो और ये हमने कैसे लिखा है, आर डैश इज इक्वल टू आर वेक्टर प्लस में टी वेक्टर। ये हमने ट्रायंगल लॉ लगाया, जैसे कि आप +1 में पढ़ते हैं। ये देखिए, ये मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया आर, और ये मेरे पास टी, और ये मेरे पास आर डैश। तो आर वेक्टर प्लस में टी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास आर डैश वेक्टर। देखिए इसको एरो चेक कीजिए आप, देखो इसका ये एरो ऊपर की तरफ है, ये एरो नीचे की तरफ है, और ये एरो इसके अपोजिट है। तो कैसे लिखेंगे, आर प्लस टी इज इक्वल टू में आर डैश वेक्टर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये टॉपिक हो गया। उसके बाद बेसिस एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी जो है वो हमने कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनिट एंड प्रिमिटिव सेल। देखिए यूनिट एंड प्रिमिटिव सेल हमारे पास क्या होता है, जैसे कि अगर हमारे पास मान लीजिए कोई लैटिस है, तो यूनिट सेल हमने कोई भी एक डिफाइन किया, उस यूनिट सेल क्या होगा, वो अपने आप बार बार उस स्ट्रक्चर को रिपीट करेगा, और वो रिपीट करके क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाएगा। देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, द स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल फिगर विच रिपीट itself in space to produce a crystal is called unit cell। एक स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल फिगर होगा जो कि अपने आप को रिपीट करे और हमारे पास यूनिट सेल बन जाएगा। ये देखिए जैसे कि हमारे पास डायग्राम के अंदर ड्रॉ है। अब अगर मैं बात करूँ, ये देखिए अब ए बी सी डी, ये मेरे पास एक यूनिट सेल है। उसी तरह से अगर मैं पूरे के अंदर इसी तरह से पैरेललोग्राम ड्रॉ करती जाऊँ तो छोटे छोटे पैरेललोग्राम मिलके मेरे पास पूरा के पूरा एक क्रिस्टल हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्रिस्टल ये यूनिट सेल की चॉइस जो है वो यूनिक नहीं होती। आप पैरेललोग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप पैरेललोपाइड भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे हमने इस तरह की शेप बना रखी है, देखिए ए बी सी डी, वो इस तरह की शेप भी हो सकती है, वो ई एफ जी है, इस तरह की शेप भी हो सकती है, इस तरह की भी शेप हो सकती है। तो ये होते हैं यूनिट सेल। उसी तरह से देखिए एक होते हैं हमारे पास प्रिमिटिव सेल हमारे पास बेसिकली यूनिट सेल ही होते हैं। प्रिमिटिव सेल हमारे पास ऐसे सेल होते हैं कि जिसके अंदर हमारे पास वो जो यूनिट सेल है वो मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई करेगा, और दूसरा हम लोग कह सकते हैं कि उसमें जो लेटेस्ट जो पॉइंट्स होंगे वो कॉर्नर वाले ही कंसीडर होंगे, ठीक है। अगर हम बात करूँ, देखिए ए बी सी डी है, कॉर्नर्स वाले हमारे पास एटम्स इंक्लूड हैं, तो ये मेरे पास प्रिमिटिव सेल है। ये प्रिमिटिव सेल है क्या, ये प्रिमिटिव सेल है, ये नहीं है, कि इसमें कॉर्नर के साथ साथ एक सेंटर में भी आ रहा है, तो ये प्रिमिटिव सेल नहीं है, तो ये मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई नहीं करेगा। अब उसी तरह से मैं इसकी बात करूँ तो ये भी प्रिमिटिव यूनिट सेल नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे और यहाँ पे भी हमारे पास इसमें एटम्स आ रहे हैं।
तो इसको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव सेल। तो एक होते हैं प्रिमिटिव सेल्स, तो एक होते हैं हमारे पास नॉन प्रिमिटिव सेल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया, प्रिमिटिव सेल एंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो हम नेक्स्ट जो लेक्चर करेंगे उस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे क्रिस्टल लेटिस पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल, और हम लोग नेक्स्ट ये टॉपिक स्टडी करेंगे क्रिस्टल सिमेट्री ऑपरेशन एलिमेंट्स। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये स्टडी करेंगे। अभी तक के लिए आप यही रिवाइज कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।